Hello dear friends, I am Gaurang Thakkar. Today we are going to start Elements of Account lesson number 1, Introduction to Partnership. You have completed 11th standard, okay? In that particular syllabus you learn that कि जो भी वो पूरा syllabus था तो it is depend on the sole proprietorship, okay? 12th is all about the partnership, okay? So now we are start with the lesson number 1, Introduction to Partnership. Some limitations are there in the proprietorship. Just for example, an individual has sufficient funds but does not require skill. ऐसा बहुत बार होता है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है, मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप में, उनके पास सफिशिएंट फंड तो है बट जो स्किल चाहिए, ओके, वो उनके पास नहीं है. इट में पॉसिबल कि वो सिचुएशन में हो सकता है कि वो ऐसा कोई पार्टनर फाइंड करे जिसके पास स्किल हो. जस्ट फॉर एग्जांपल कि आज खाने पीने का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आई हैव अ फंड बट मुझे वो बनाना नहीं आता है. तो ये सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, ऐसा कोई बंदा ढूंढूंगा जिसको वो बनाना अच्छे से आता है. तो वो सिचुएशन में मैं उसके साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ. ओके. एन इंडिविजुअल हैज़ अ रिक्वायर्ड स्किल बट डज नॉट हैव अ सफिशिएंट फंड. ऐसा भी हो सकता है कि भाई उनके पास ये तो है, स्किल तो है बट उनके पास फंड नहीं है. तो वो सिचुएशन में वो क्या करेंगे, ऐसे कोई पर्सन को फाइंड करेंगे कि भाई जिसके पास वो प्रॉपर फंड हो जिस वजह से वो बिजनेस कर पाए. एंड द लास्ट लिमिटेशन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस रिस्क. हम सबको पता है कि बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है एज वेल एज लॉस भी हो सकता है. अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है, तो वो सिचुएशन में होता क्या है कि जो भी लॉस होगा, इट मे पॉसिबल दैट बिजनेस हैव टू लॉस ऑल्सो. तो ये सिचुएशन में ये होगा कि अगर वो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है तो जो भी लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इट मीन्स कि उसका रिस्क कम हो जाएगा. तो ये कुछ लिमिटेशंस थी. ओके तो इस वजह से इंट्रोड्यूस हुआ पार्टनरशिप का. अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. ओके तो ये बेसिक चीज़ें फर्स्ट हमने देखी, लिमिटेशंस कि क्यों रिक्वायरमेंट है पार्टनरशिप की. ओके क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ लिमिटेशंस थी तो उसको कम ओवर करने के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ. तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस Partnership is a relationship between the person. Partnership क्या है? It's a one type of relation. One person is related with the another person who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. तो यहाँ जो भी पार्टनरशिप होती है, तो बेसिकली जो भी बिजनेस स्टार्ट होता है उसके पीछे, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो एक ही इंटेंशन होता है कि भाई प्रॉफिट करें. ओके तो जो भी पार्टनर्स उसमें इंट्रोड्यूस होते हैं तो दे आर रेडी टू शेयर देयर प्रॉफिट. हाँ एज वेल एज ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, प्रॉफिट शेयर करेंगे. इट मे पॉसिबल कि अगर लॉस होता है तो भी उनको शेयर करना पड़ेगा. ओके द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप्स आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली फर्म. तो जो पार्टनर्स इसमें ज्वाइन होते हैं, ओके, दे कॉल्ड एज अ पार्टनर्स. मतलब जो भी लोग इसमें जुड़ते हैं दे ऑल आर कंसिडर्ड एज अ पार्टनर्स. और ये जो पूरा बिजनेस है उसको हम बोलेंगे फर्म. ओके ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी थी हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में. अब पार्टनरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी देख लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट. ओके तो जो भी पार्टनरशिप जनरेट होती है तो इट इज़ वन टाइप ऑफ अग्रीमेंट. ओके तो अग्रीमेंट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है रिटन अग्रीमेंट, मतलब कि जिसमें लिखा है सारी चीज़ें, कितने पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल कितनी है और अदर जो भी डिटेल्स है कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें रिटन में होती है. और सेकंड चीज़ है ओरल एग्रीमेंट, मतलब आप और हम बैठे या 2-3-4 लोग बैठे हैं और आपस में डिस्कशन होती है कि बिजनेस स्टार्ट करना है एंड दे आर स्टार्टिंग अ बिजनेस. इट इज़ ओरल बट इट इज़ रिकमेंडेड दैट एग्रीमेंट इज रिटन. रिटन होने से फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर मान लो कोई इश्यू हो गया तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा वो दिखाने के लिए कि भाई जिस दिन हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी तो उस दिन हमने ये तय किया था.
मतलब 2, 3, 4, 8, 10 साल के बाद कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, ये कि ऐसी भी बात हुई थी। तो मतलब इट इज प्रेफरेबल दैट एग्रीमेंट इज ऑलवेज अ रिटन। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट ऑब्जेक्ट। जो भी बिजनेस स्टार्ट होता है, ओके, तो उसके पीछे जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट का होता है। आज तक आपने कभी देखा है 2, 3, 4 लोग इकट्ठा हो गए और बोले चलो साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं और पहले ही साल बहुत बड़ा लॉस करना है? ऐसा नहीं होता। बेसिक जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट का ही होता है। और जो भी प्रॉफिट हो, जो 2, 3, 4 जितने भी पार्टनर्स है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर प्रॉफिट के साथ लॉस भी हो रहा है तो वो भी उनको बेयर करना पड़ेगा। अब बात है कि कैसे बेयर करेंगे, मतलब कि जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बेसिकली जो भी एग्रीमेंट होता है उसमें डिसाइड होता है कि किस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस शेयर करना है। बट अगर नहीं डिसाइड हुआ है तो बेसिकली ये 1:1 के रेशियो में होता है। अगर डिसाइड नहीं हुआ है तो, अगर डिसाइड हुआ है तो फिर जो डिसाइड हुआ उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद है लीगल बिजनेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। लीगल बिजनेस, जो भी बिजनेस आप पार्टनरशिप में कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए। किसी भी इनलीगल बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल कि 2, 3, 4 लोग यहाँ पे मतलब गुजरात में इकट्ठा हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि चलो वाइन का बिजनेस करते हैं, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो बैंड है। हाँ, राजस्थान या महाराष्ट्र में जाके अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो परमिटेबल है, मतलब कि वहाँ पे वो बैंड नहीं है। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, लीगल। किसी भी इनलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है। ओके, उसके बाद है एजेंट ऑफ ईच अदर। एजेंट ऑफ ईच अदर का मतलब है कि कोई भी एक पार्टनर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। ओके, ये दोनों आपस में बिजनेस कर रहे हैं। ओके, तो ये ए और बी दोनों एक दूसरे के एजेंट हैं। इसका मतलब ये है कि ए जो भी एक्ट करेगा उसके लिए बी लायबल है, और बी कुछ भी एक्ट करेगा तो उसके लिए ए लायबल है। ए ने कुछ किया तो बी ये नहीं बोल सके कि नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कब किया क्या किया तो मैं लायबल नहीं चलेगा। एज वेल एज अगर बी ने कुछ किया है तो वो सिचुएशन में ए नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं ये मुझे तो पता ही नहीं था तो इसके लिए मैं लायबल नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी पार्टनर्स होंगे, मतलब कि जो भी पार्टनरशिप में जुड़ रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के काम के लिए लायबल है। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स, तो सेक्शन 464 में बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप में 100 हो सकते हैं। बट जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है, जो अमेंडमेंट किया है रूल 10 के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2014 के हिसाब में, उसमें उन्होंने हमें बताया है कि वो मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 मेंबर्स ही होने चाहिए। मतलब अगर देखा जाए तो मिनिमम 2 और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 100 एंड जो अमेंडमेंट आया 2014 में गवर्नमेंट का उसके हिसाब से 50। नेक्स्ट है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म। तो यहाँ पे ओनरशिप, पार्टनरशिप में ओनर कौन है, तो जो भी पार्टनर्स है दे ऑल आर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो खुद करते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो ओनर है वही ज्यादातर मैनेजमेंट करते हैं। हो सकता है कि सारे हैंडल कर रहे हैं या सारे में से कोई 1 या 2 हैंडल कर रहे हैं, बट ज्यादातर ऐसा होता है कि जो ओनरशिप और मैनेजमेंट होता है फर्म का वो पर्टिकुलर ओनर के पास ही होता है। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर इन फ्यूचर मान लो बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, ओके, और बिजनेस के पास इतनी कैपिटल नहीं है, इतनी एसेट्स नहीं है कि उसमें से वो लायबिलिटी का पेमेंट हो सके, तो वो सिचुएशन में जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब पार्टनर्स को अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी बिजनेस का जो भी लायबिलिटी है, मतलब जो भी लॉस है वो पे करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब कि जो भी बिजनेस की लायबिलिटी है वो उनको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे बिजनेस में पैसा हो या ना हो, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करके उनको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद है पार्टनरशिप डीड।
तो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट हो रहा है तो उसकी डीड रेडी होती है, मतलब कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, सारी डिटेल्स लिखी जाती है, इट इज कंसिडर एज अ पार्टनरशिप डीड। ओके, तो वो जो पार्टनरशिप डीड होती है तो उसके कंटेंट क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब कि कितने पार्टनर्स है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, मतलब पार्टनर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ फर्म, मतलब कि बिजनेस के बारे में, आपका बिजनेस कहाँ है, क्या कर रहा है, किस लोकेशन पे वो है एस्टेब्लिश है, वो रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है, डिटेल्स ऑफ फर्म। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस तरह का आप बिजनेस करने वाले हो या कर रहे हो, कि भाई आप एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड हो या तो फिर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो या कोई अदर बिजनेस जो भी है, मतलब कि वो बिजनेस से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब से स्टार्ट हुई, आपने जो पार्टनरशिप स्टार्ट की है उसकी डेट क्या है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद है कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब आपको पता है, आपने 11th में किया है, कैपिटल का मतलब ओनर जो बिजनेस के लिए लाता है इट इज कंसिडर एज अ कैपिटल। तो जितने भी पार्टनर्स हैं तो उसमें से सारे पार्टनर्स, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लो 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। ओके, तो ए, बी और सी, तो ए कितनी कैपिटल लाएगा, बी कितनी लाएगा, सी कितनी लाएगा, वो डिसाइड होता है। ओके, जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स कैपिटल लाए ही लाए। ओके, वो मैंडेटरी है, वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं, अगर बोला है लाना है तो लाते हैं, कितनी लाना हो सकता है कि सब इक्वली लाए, ये भी हो सकता है कि ए ज्यादा लाए, बी सी और कम लाए। ओके, तो उसमें ऐसा कोई रूल नहीं कि लाना ही है और कितना लाना है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि भाई कैपिटल कौन कितनी लाया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल ला रहा है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितने परसेंटेज मिलेगा, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे उनको मेंशन करनी पड़ती है। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला है तो वो सिचुएशन में उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब है पार्टनर जो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से जो भी ले जाता है, ओके, इट इज कंसिडर एज अ ड्राइंग। तो पार्टनरशिप डीड में बहुत क्लियर कर दिया जाता है कि भाई पार्टनर ड्राइंग कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है तो कितना कर सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो दूसरे को लगता है कि यार उसने पैसे विड्रॉ किए तो मैं क्यों ना करूं, फिर तीसरे को भी लगता है कि मैं क्यों ना करूं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को देख देख के भी अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर्स ड्राइंग कर रहे हैं तो उसको इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो कितने परसेंटेज लगेगा, यहाँ पे भी एक चीज ध्यान में रखने, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बोला है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस में जो भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हुए हैं उनके पीछे उनका एक ही इंटेंशन है, क्या है, प्रॉफिट। ओके, इट मे पॉसिबल कि लॉस हो सकता है, तो लॉस आएगा तो भी उनको बेयर करना पड़ेगा। ओके, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस हिसाब से होगा, मतलब कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है तो वो सिचुएशन में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, कि 3 पार्टनर्स है ए बी सी, तो सबको इक्वली प्रॉफिट मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं हुआ है तो। उसके बाद है सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि 2, 3, 4 पार्टनर्स है, उसमें 1-2 पार्टनर्स ऐसे बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है बिजनेस में, मतलब वो दिल से काम कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन में उसको सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह देना है या नहीं देना है, देना है तो कितना देना है, वो चीजें डिसाइड होती है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म। अब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये बिजनेस है, ओके, यहाँ पे पार्टनर्स है, तो बिजनेस को पैसों की जरूरत है। ओके, और इसके पास अगर पैसे अवेलेबल है तो ये लोन देता है। हो सकता है कि भाई पार्टनर के पास अच्छा खासा पैसा है तो बिजनेस को लोन देता है, तो ये सिचुएशन में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अगर कुछ नहीं बोला है पार्टनरशिप डीड में तो आपको याद रखना है कि 6% रेट है, एक चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी कि अगर कुछ नहीं बोला है तो वो सिचुएशन में जो पार्टनर लोन दे रहा है बिजनेस को तो उसमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलेगा। उसके बाद है एडमिशन एंड रिटायरमेंट।
एडमिशन मतलब न्यू पार्टनर आना, रिटायरमेंट मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के चले जाना। ओके, तो जो भी बिजनेस में अगर नया पार्टनर आता है तो हम उसको इन्वॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे, उसके पास से कैपिटल कितना लाना है, अगर उसके पास गुडविल का पैसा लाना है या नहीं मंगवाना है, जो भी डिटेल्स है, मतलब कि एक पार्टनर अगर नया बिजनेस में एंटर होता है तो सारी चीज़ें कि भाई उसकी कैपिटल से लेके गुडविल तक सारी चीज़ें यहाँ पे उसको क्लियर करनी पड़ती है। सेम चीज़ होती है रिटायरमेंट में। मान लो कि भाई 2 3 4 लोग हैं, 8-10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, अब उसमें से एक का मन है कि नहीं अब बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, मुझे छोड़ के जाना है बिजनेस को, मतलब मुझे बिजनेस से रिटायरमेंट लेना है। तो वो सिचुएशन में उसको कैपिटल कितनी देनी है, उसको जो गुडविल के पैसे है वो कितने देने हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, पेमेंट इमीडिएटली करना है या थोड़ा थोड़ा करके करना है, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में वहाँ पे लिखी जाती हैं। और फाइनली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक चीज़ फैक्ट है जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पूरे जहाँ को पता है कि जो आया है वो कभी ना कभी तो जाएगा। तो इस हिसाब से बिजनेस आज स्टार्ट हुआ है तो एक मोमेंट ऐसा आएगा इन फ्यूचर, ओके, कि वहाँ पे बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इट इज कंसिडर्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब कि वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई। तो उस टाइम पे जो भी बिजनेस में एसेट्स है, रिजर्व्स है, कैपिटल्स है, ये सारी चीजें हम किस तरह से डील करेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती हैं। ओके, तो ये कुछ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर्टेनिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। मान लो कि अगर जो भी पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उन्होंने कोई डीड नहीं बनाया, मतलब उन्होंने कोई अग्रीमेंट नहीं किया, कोई डीड रेडी नहीं किया, तो उस सिचुएशन में अगर कोई इश्यूज जनरेट होता है या कोई क्वेरीज है तो वहां पे आपको ये रूल फॉलो करना है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसमें बताया गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस सिचुएशन में जो भी इश्यूज जनरेट होते हैं या तो अदर चीजें जो भी आती है तो उसको किस हिसाब से हैंडल किया जाएगा। तो सबसे पहले है ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स द कैपिटल इन द फर्म बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट्स, दैट इज नो रिस्ट्रिक्शंस इन द एक्ट इन दिस रिगार्ड, इट इज नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग अ कैपिटल फॉर द ईच पार्टनर। ओके, तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है कि अगर कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बताया है तो कोई रूल नहीं है कि भाई सारे पार्टनर्स इक्वली ही कैपिटल लाएगा, एक ज़्यादा लाएगा, एक कम, और लाएगा ये भी मैंडेटरी है, मतलब कि कंपलसरी नहीं है कि उसको लाना ही लाना है, वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बाकी के पार्टनर्स अगर अग्री करते हैं कि भाई मान लो मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं और आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल है जो आपको बहुत अच्छे से आती है, तो ये सिचुएशन में आपको मैं पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर सकता हूँ विदाउट एनी कैपिटल। ओके, तो इट इज़ मैंडेटरी कि भाई कंपलसरी लाना ऐसा कुछ नहीं, कैपिटल और कितनी लाना, कौन से रेशियो में लाना, वो भी कुछ नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनकी, वो लोग जैसा डिसाइड करते हैं उस हिसाब से कैपिटल लाते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी पेड। जो भी पार्टनर्स बिजनेस को कैपिटल दे रहे हैं तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि भाई आपको परसेंटेज दे देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको वो काउंट करना है, बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सिचुएशन में फिर आपको वहाँ पे इंटरेस्ट काउंट नहीं करना है। ओके, क्योंकि बहुत क्लियरली पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है कि अगर कुछ भी नहीं बोला है तो वो सिचुएशन में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर। ओके, ये चीज आप ध्यान में रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी एग्जाम में भी आपको। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ प्रॉफिट एंड द लॉस वुड रिमेन इन द इक्वल प्रपोर्शन। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कुछ भी नहीं बोला है तो ये सिचुएशन में आपको याद रखना है कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस जो भी हो, ओके, उसका रेशियो क्या होगा, इक्वली। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि भाई मान लो कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ओके, तो आधा इसके पास जाएगा, मतलब कि आधा ए के पास जाएगा और आधा बी के पास जाएगा, मतलब कि ए के पास 50,000 आएगा और बी के पास 50,000 आएगा। ये कब की बात है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अगर डीड में बोला है कि भाई इस हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कोई सवाल नहीं है, तो आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा, बट अगर नहीं है तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशियो। ओके, देन है द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस वुड रिमेन इन इक्वल प्रपोर्शंस। ओके, तो ये हो गया
नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स कैन नॉट बी चार्ज्ड। ओके, तो पहले ही मैंने बताया ड्राइंग के बारे में। ओके, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है इट मीन्स कि बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स कैन नॉट बी चार्ज। ओके, पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करता है इट इज कंसिडर्ड एज अ ड्राइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनर। अगर बोला गया है कि ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट जो भी है काउंट करना है तो ही होगा, अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बोला है तो वो सिचुएशन में इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी चार्ज। पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे विड्रॉ करता है तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बोला है तो। अगर डीड में बोला है तो जिस हिसाब से परसेंटेज डिसाइड हुआ है उस हिसाब से इंटरेस्ट काउंट होगा। उसके बाद है सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन कैन नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स। तो कोई पार्टनर्स हैं जो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है बिजनेस में, मतलब कि 3-4 पार्टनर्स है उसमें से एक ऐसा पार्टनर है जो बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व है, मतलब काफ़ी कुछ काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं देख के हमें डिसाइड नहीं करना है कि नहीं हाँ ये तो बहुत काम कर रहा है तो इसको सैलरी मिलनी चाहिए, बोनस, ऐसा नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड में बोला है तो देना है, अदरवाइज उसको ना तो सैलरी, ना तो बोनस, ना तो कमीशन, कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, हाँ उसका जो प्रॉफिट का पार्ट है वो मिलेगा, अदरवाइज उसको अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद है 6% पर एनम इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर द लोन गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म। एक बार मैं वापस से बता देता हूं कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका पार्टनर है। ओके, तो ये सिचुएशन में अगर पार्टनर लोन देता है बिजनेस को, एक बार वापस से बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना क्योंकि बच्चे एग्जाम में यहाँ पे गलती करते हैं। अगर पार्टनर दे रहा है बिजनेस को लोन तो 6% इंटरेस्ट काउंट होगा, बट मान लो बिजनेस पार्टनर को दे रहा है तो फिर नहीं होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर पार्टनर बिजनेस को दे रहा है और लोन के इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है तो 6% काउंट करना है, बट अगर बिजनेस दे रहा है पार्टनर को लोन और उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो वो सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट काउंट नहीं करना है। ओके, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान में रखना 6% है इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू interest on loan. Okay, in case of any reasonable expense incurred by the partner for the firm, the partner has the right to reimburse it. तो ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स हैं, एक तो है रीजनेबल एक्सपेंस, इसको समझना पड़ेगा। व्हाट इज रीजनेबल एक्सपेंस? रीजनेबल एक्सपेंस का बेसिक मीनिंग ये होता है कि देख के आपको लगे, अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई रीजनेबल एक्सपेंस किसे बोलेंगे, ये देख के अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसने जो किया वो सही है, इट इज कंसिडर्ड एज रीजनेबल एक्सपेंस। ओके, देख के लगता है कि नहीं नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, गलत खर्चा है, तो वो बोलेंगे कि वो रीजनेबल नहीं है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपका गोडाउन है, यहाँ पे अच्छा खासा माल पड़ा है। ओके, दो पार्टनर्स हैं ए और बी। ओके, मान लो कि भाई साड़ियों का बिजनेस है आपका, ए और बी दोनों मिलके ये बिजनेस रन कर रहे हैं। ओके, अब ए जो था वो बिजनेस के काम से बॉम्बे चला गया और उसी टाइम पे सूरत में अच्छी खासी बारिश हो रही थी, मतलब हद से ज्यादा बारिश थी। अब बी यहाँ पे था तो उसने देखा कि जहाँ पे हमारा गोडाउन है अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो अगले 2-3 घंटे में ये जो पानी है पूरा गोडाउन में चला जाएगा, मतलब कि हमारा जो भी सामान है सारा खलास हो जाएगा। तो ए ने कॉल लगाया, बी ने कॉल लगाया ए को कि भाई एक बार इससे बात कर लो, बट ड्यू टू सिचुएशन इससे बात नहीं हो पाई, एनी रीजन कि भाई यहाँ पे नेटवर्क नहीं था या और कोई रीजन था, उस वजह से इससे बात नहीं हो पाई ए से। तो बी ने खुद से डिसाइड किया कि भाई अब रिस्क नहीं ले सकते, फटाफट एक टेम्पो बुलाओ, यहाँ पे सामान लोड करो और कोई सेफ जगह पे इस पे सामान को रख दो। अब जो भी बी ने टेम्पो बुलाया था, अब कोई रिलेटिव तो था नहीं कि फ्री में आ जाएगा,
तो टेम्पो वाले ने बोला कि भाई मैं आपका सामान तो शिफ्ट कर दूंगा बट खर्चा 10,000 रुपये आएगा। तो बी ने बोला जो भी है बट तू फटाफट आ जा, एक बार का सामान यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफर कर दे। ओके, तो टेम्पो वाला आया, उसने फटाफट अच्छी जगह मतलब कि सेफ जगह पे ये सारा सामान ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब सडनली नसीब अच्छे थे तो एक आध घंटे में बारिश रुक गई, मतलब यहाँ पे जहाँ लग रहा था कि बारिश होगी पानी आ जाएगा वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे बी सूरत आया, मतलब कि गोडाउन पे देखा तो गोडाउन पूरा खाली था, गोडाउन में तो कोई सामान ही नहीं था। तो ए ने बी से पूछा कि भाई सामान कहाँ है, तो बी ने बताया कि कल रात अच्छी खासी बारिश थी और मुझे लग रहा था कि भाई अगर ये सामान यहीं रहेगा और बारिश गिरती रही 2-3 घंटे तो पूरा सामान खराब हो जाएगा, जबकि ये सामान 10 लाख रुपए का था। तो बोला मैंने उसको टेम्पो बुला के फटाफट एक सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिया। तो ए ने बोला बारिश आई तो नहीं, फालतू का खर्चा क्यों किया, अब इसमें से तुझे एक भी पैसा मैं नहीं दूंगा। अब आप सोचो कि जो ये बी ने एक्सपेंस किया है 10,000 का, वो रीजनेबल है या नहीं है। एक कॉमन इंसान भी सोच सकता है कि ये रीजनेबल एक्सपेंस है, क्योंकि अगर बारिश आ जाती तो ये 10,000 बचाने के चक्कर में 10 लाख रुपए का घाटा हो जाता, मतलब अच्छा खासा लॉस होता। तो इट इज कंसिडर एज अ रीजनेबल एक्सपेंस, मतलब सिचुएशन देख के आपको लग रहा है कि भाई ये जरूरी था, अगर ये नहीं करते तो अच्छा खासा लॉस हो सकता है, इट इज कंसिडर एज अ रीजनेबल एक्सपेंस। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो ये देख के पता चल रहा है कि रीजनेबल एक्सपेंस है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम ए का। ए को बॉम्बे जाना था ऑर्डर के लिए। ओके, तो अगर ए को बॉम्बे जाना है तो कॉमन सी बात है कि सुबह जो भी अर्ली 5 बजे 5:30 6 बजे अगर सूरत से निकल जाता है तो बॉम्बे 10 साढ़े 10 बजे आराम से 4 घंटे में पहुंच जाता है। ओके, तो मान लो कि भाई यहाँ से सूरत से अगर वो बॉम्बे ट्रेन में जाता है तो मान लो उसकी अप्रोक्सीमेटली 200 रुपये टिकट है। वहाँ पहुँचा तो मान लो कि टैक्सी भाड़ा 150 रुपये हो गया, 250 रुपये और खर्चा हो गया, फिर शाम को रिटर्न आया उसका ट्रेन का खर्चा हो गया। तो अगर आप इसका टोटल करते हो 200 पर 150 350 प्लस 250 600 प्लस 200 तो कितना हुआ 800। मतलब ये अगर यहाँ से बॉम्बे जाके ऑर्डर देके आ जाता है तो 800 से 1000 रुपये अप्रोक्सीमेटली होते। बट ए भाई ने कुछ अलग किया, इसने क्या किया, ए जो बॉम्बे जाने वाला था वो सैटरडे नाइट को निकला बॉम्बे के लिए। तो सैटरडे नाइट को 9-10 बजे वहाँ पे पहुँचा बॉम्बे। तो अब पता है 9-10 बजे तो कौन सा बाजार खुला रहेगा, तो वहाँ जाके एक अच्छी सी 5 स्टार होटल ढूंढी और वहाँ पे स्टे कर दिया। अब नेक्स्ट डे संडे था तो संडे भी पूरा बाजार बंद था, तो संडे पूरे दिन घूमा, एंजॉय किया, अच्छी 5 स्टार होटल में खाना वाना खाया, पूरे दिन एंजॉय किया। फिर मंडे सुबह वहाँ से निकला होटल से, मार्केट गया, वहाँ पे ऑर्डर दिया और फिर शाम को वापस आ गया। अब देखो यहाँ पे सैटरडे निकला था, मंडे आया और इस बीच में यहाँ के उसने बताया कि मैं ऑर्डर का जो भी काम था वो करके आ गया हूँ। तो बोले ठीक है अच्छी बात है, कितना खर्चा हुआ, तो इसने बोला 17,000 रुपये। 6-7 हज़ार रुपये जो होटल में रुका था उसका था, फिर मैं जो गया था वो ट्रेन भी फुल्ली एसी थी तो उसका भी अच्छा खासा खर्चा आया। मतलब कुल मिला के जो काम 1,000 रुपये में हो सकता था उसके पीछे उसने 17,000 रुपये लगा दिए। तो इट इज़ रीजनेबल एक्सपेंस। आपको लगता है कि ये सही में होना चाहिए था, इट इज़ नॉट रीजनेबल एक्सपेंस। देख ही पता चल रहा है कि जो काम 1,000 रुपये में हो सकता है वो 17,000 में कर रहा है। ओके, तो ये जो भी रीजनेबल एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट है कि अगर देख के लगता है कि सही में ये होना चाहिए था, इट इज़ ओके, देन इट इज़ रीजनेबल। इसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके, अगर रीजनेबल एक्सपेंस है तो वो रीइंबर्स होगा, अगर रीजनेबल एक्सपेंस नहीं है तो वो उसको वापस नहीं मिलेगा। ओके, तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हमारा कैपिटल अकाउंट्स है, तो कितने टाइप्स के कैपिटल अकाउंट्स है, किस हिसाब से उसका फॉर्मेट रेडी होता है, तो वो सारी डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।